नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। आज 1 घंटे के इस मेगा डिबेट में चर्चा करेंगे कि छत्तीसगढ़ के 10 नगरीय निकाय, 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों में हुए चुनाव का रुझान क्या रहा, मतदाताओं में उत्साह कितना रहा और जो मतदाता मौन है, सियासत में शोर है, लेकिन इसका असर क्या होगा 15 तारीख को। इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राज्य निर्वाचन आयोग ने 20 जनवरी 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया कि प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका, 114 नगर परिषद में 11 फरवरी को मतदान होना है। आज 11 फरवरी है और प्रदेश के नगरीय निकायों में छुटपुट घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के 20 जनवरी के बाद 11 फरवरी से पहले छत्तीसगढ़ की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी ने जमकर प्रचार प्रसार किया। पहले रोड शो, जनसभाएं की गईं, फिर डोर टू डोर अभियान चलाए गए। इस दौरान बीजेपी की तरफ से खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरे 10 नगर निगमों में रोड शो और जनसभाएं की। वहीं कांग्रेस की तरफ से यह जिम्मा प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल उठाते हुए दिखे। वहीं रणनीतियों को तैयार करने में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने हाथ बटाया। आरोप पत्र और घोषणा पत्र जारी हुए। इसके साथ ही तमाम दावों वादों के साथ आज 11 फरवरी को छत्तीसगढ़ की 173 निकायों की जनता ने प्रत्याशियों की किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया है। अब प्रदेश की जनता का आभार जताने और जीत का दावा करने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश के मुखिया सीएम विष्णुदेव साय ने भी जनता का आभार जताया और कहा कि मतदान में सामने आए रुझानों से पता चल रहा है कि जनता ने अटल विश्वास पत्र के संकल्प पर पूर्ण विश्वास करते हुए नगरीय निकायों के समुचित विकास की संकल्पना में हमारा साथ दिया है, जिसकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी प्रचंड विजय हासिल करेगी। वहीं दावा करने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। कांग्रेस भी कह रही है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आएंगे। अब 15 फरवरी का इंतजार है जब मतों की गणना होगी और पता चलेगा कि आखिर जनता जनार्दन ने किसे विजयी बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। क्या आप समझ गए होंगे कि सियासत में घमासान कितना है और जीत और हार के दावे को लेके अभी से जो है दावों और वादों का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। कुल मिला के ये कि प्रदेश की जनता ने अपना मताधिकार दिया, अपना वोट दिया, ईवीएम में किस्मत के तौर पे कैद हुआ। 15 फरवरी दिन शनिवार वो तारीख और दिन है जब पता चलेगा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने किसे सियासत में, शहरी सरकार में बैठने का मौका दिया है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 4 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से श्रीचंद सुंदरानी जी है, वरिष्ठ नेता हैं, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से संतराम नेताम जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, विधायक रह चुके हैं। नेताम जी आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश के महासचिव सूरज उपाध्याय भी हमारे साथ है। सूरज जी आपका भी स्वागत है। अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक रामअवतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामअवतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सुंदरानी जी चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 114 नगर पंचायत। ठीक है, आप हाइपोथेटिकल कह दीजिएगा कि सारे जगह हम जीतेंगे, लेकिन जनता है, मतदाता है, मुस्कुरा रही है। सियासतदानों के चेहरे पे थोड़ी सी सिकन छाने लगी है। बताइए जरा, डिकोड कीजिए इस चुनावी परसेंटेज को। देखिए, निश्चित रूप से जो प्रदेश में मतदान हुआ है 50% से अधिक मतदान रायपुर नगर निगम में हुआ है। अन्य जगह पे 60, कहीं 65, कहीं 70 तक भी मतदान गया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस कहीं मैदान में थी नहीं। कांग्रेस चुनाव लड़ रही ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं तो रायपुर नगर निगम में ही पूरी तरह से रहा और बागबारा नगर पालिका में था। तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इक्का दुक्का सीट कहीं पे भी नगर निगम में तो 10 की 10 नगर निगम हम जीतेंगे। नगर पालिका में इक्का दुक्का सीट कहीं कमजोर हो तो हो, बाकी ओवरऑल पूरे प्रदेश में भगवा लहरा रहा है।
ठीक है नेताम जी, कांग्रेस पार्टी कहाँ थी ये बीजेपी नहीं देख पाई, मतलब ये कि आप लोग चुनाव में थे नहीं, जरा घरों से निकलना था, प्रचार प्रसार करना था, जो जोर आजमाइश है वो थोड़ा सा सड़कों पे दिखाई देना था। नेताम जी देखिए, अभी माननीय हमारे पूर्व विधायक सुंदरानी जी हमारे मित्र हैं, हमारे आदरणीय हैं, उनके साथ काम करने का मौका हमको मिला है। काफी विद्वान है, पर एक चीज मैं कहना चाहूं, धोखे में ना रहें। कांग्रेस पार्टी मैदान में खड़ी है। पिछले बार आप देखेंगे कि 10 निगम में हमारी सरकार रही। ये मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 1 साल से ज्यादा ऊपर हो गया, कम से कम। प्रदेश में ऐसा कोई विभाग में किसी प्रकार से कोई फंड नहीं है सरकार का। एक भी मैं सुंदरानी जी से पूछना चाहता हूं कि कोई ऐसा कोई बड़ा काम अगर उन्होंने कर दिया है तो वो बता दीजिए। कांग्रेस हर जगह खड़ी है। आज देखो लाइन ऑर्डर की स्थिति प्रदेश में इतनी खराब है, तो कहीं ना कहीं एक पूरे प्रदेश की जनता को मैसेज है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है, जो प्रदेश के लोगों को ठगने का काम है, जिसे 21 रुपए धान का कीमत देंगे बोले, आज एक साथ डालेंगे, पंचायत में डालेंगे, आखिर देखिए कितने महीने के बाद अंतर का राशि उन्होंने डाला है। किसान सब समझदार हैं। जिस प्रकार से आरक्षण ओबीसी लोगों का कटौती नहीं, शून्य कर दिया, इसका असर तो आप देखिए 15 तारीख को आप देख लीजिए, इतना बड़ा उलट फिरत रिजल्ट आएगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि आप देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, 4 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, पूरे, मैं ये नहीं कहूं कि पूरे सीट में हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि सत्ता सरकार का जो रहता है उसका अलग प्रभाव होता है, पर मैं कहूंगा कि हम लोग अच्छे स्थिति में रहेंगे 15 तारीख के जब रिजल्ट आएगा। आप देख लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगा नेताम जी आपके पास। नेताम जी मैं लौटूंगा, मैं जरा सूरज उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद है। सूरज उपाध्याय जी, दिल्ली के परिणाम के बाद आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। जो मूल आपका दिल्ली था, दिल्ली में आपकी सत्ता खिसक गई, उसका असर क्या छत्तीसगढ़ के निकाय चुनाव पे पड़ेगा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने कहा कि हम बिना प्रदेश के, मतलब देश के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ में अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हैं। एकाध कोई सीट, एकाध कोई आंकड़े जिस पे आप एकदम ठोस दावा कर सके कि साहब इस सीट पे हम जीत रहे हैं। सूरज जी देखिए, ये सच है कि हमारा मूल दिल्ली, जहाँ पे हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे सारे नेताओं को घेर के रखा गया था और हमको छत्तीसगढ़ में वो सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें तो हम आपको यहाँ पे रिजल्ट देंगे और बिल्कुल दावे के साथ। रायपुर में 5 से 6 सीट है जिसपे हम अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि एक सीट बताई दो जिसपे जीत रहे हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं पूछूंगा। मैं तो पूछूंगा कि हाँ ठीक है, आप कुछ सीट बता दीजिए। सीट भी बता सकता हूँ, आप चलिए बताइए, पर्टिकुलर सीट भी बता सकता हूँ। बिल्कुल बता दीजिए। सुंदरानी जी तो बड़े मास्टर है इस क्षेत्र के, वो जवाब देंगे जरूर। बता दीजिए, सीट बता दीजिए। ठीक है, एक हमारी सीट है राजीव वार्ड जो है, वो हम जीत रहे हैं। 53 नंबर पे हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। 36 नंबर पे हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। 10 नंबर और 11 नंबर पे हमारी बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ लोग ऐसे हैं जो, एक हमारे साथी हैं जो वो पंचर की दुकान चलाते हैं, लेकिन जब वो टिकट के लिए आए थे तो लगभग 100 से ऊपर लोग उनके साथ थे और वो लोग उनको मिलकर चुनाव लड़वा रहे हैं। अब वो कहां तक सफल हो पाएंगे ये अभी बोलना नहीं है, लेकिन हाँ वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम 67 नंबर पे चले जाए तो हमारा एक साथी है, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। आप अभनपुर चले जाओ, हम वहां 2 पार्षद जीत के आएंगे, और 2 नहीं तो 1 में डेम से और 1000% हम चुनाव जीत के आ रहे हैं। अंबिकापुर से हम लोग चुनाव जीत के आएंगे। मैं कोई बहुत बड़ा आपको फिगर नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ा कोई वादा नहीं कर रहा हूं। चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ये तय है कि बोलने के लिए, बताने के लिए हमारे पास छत्तीसगढ़ में पार्षद होंगे। और एक अगर कोई झटका जैसा आपको मिले तो नगर पंचायत बोदरी का हम अध्यक्ष जीत रहे हैं। ये अलग बात है कि 15 तारीख को वो क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ डाटा देने के लिए नहीं कि मैं 5 नगर पंचायत जीत रहा हूँ, नगर पालिका जीत रहा हूँ, जहां हम बहुत अच्छी स्थिति में लड़ने के लिए हम लोगों ने लड़ा है। हाँ, अगर हमारे सेंट्रल टीम का हमको सहयोग मिला होता तो हम बहुत अच्छा कर सकते थे। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगा। मैं जरा रामवतार जी का रुख कर लेता हूँ। रामवतार जी जरा दर्शकों को समझाइएगा, आपने तो दर्जनों चुनाव ऐसे देखे हैं, इस चुनाव के मायने क्या है, इस चुनाव का असर क्या होगा? रामवतार जी देखिए, ये प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव था। प्रतिष्ठापूर्ण इसलिए था कि
भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, विधानसभा फिर लोकसभा, अब नगरीय निकाय, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार में उस सरकार का एक साल में प्रभाव कितना है। एक सरकार को लेकर अलग अलग मतभेद है, कोई बोल रहा है अच्छा चल रहा है, कोई अच्छा नहीं चल रहा है, जनता संतुष्ट नहीं है, ये एक बातें आती रहती है। तो वो बातों का जवाब जो है भाजपा सत्ता और संगठन ने देने की कोशिश करेगी, ऐसी उम्मीद है। अगर आप पिछला रिजल्ट देखेंगे तो भाजपा उससे बेहतर रहेगी और कांग्रेस को नुकसान होगा, ये तय है। और जो लग रहा है मुझे कि फासला काफी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा नगर निगम पे भाजपा रहेगी, नगर पंचायतों की स्थिति थोड़ी उलट हो सकती है कि थोड़ी कांग्रेस वहां मजबूत हो सकती है और नीचे जाके थोड़ा हो सकता है। तो अगर चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो भाजपा बढ़त में रहेगी, फायदे में रहेगी। उसके पीछे के कारण अलग अलग हैं, जैसा उसका प्रबंधन, सरकार में होना, सरकार में जो प्रत्याशी चयन से लेकर संगठन पूरी तरह ध्यान रखी थी, जो बेहतर उनका संगठन है, संसाधन है, प्रबंधन है, प्रत्याशी चयन को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। और जो घोषणा पत्र में जो जिन चीजों को कांग्रेस ने हालांकि लागू किया था, वो चीजें भी, कुछ चीजें रुक गई थी, उनको फिर से लागू करेंगे। तो वादे भी बड़े बड़े किए हैं, तो उस वादे का, प्रबंधन का, और इस समय जो भाजपा का ग्रोथ चल रहा है, हाल में दिल्ली का चुनाव जीत गए, तो ये सबका प्रभाव शहरी क्षेत्रों में नगर निगम ने, नगर पालिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं नेताम जी आपका रुख करता हूं, फिर मैं उसका सुंदरानी जी का रुख करूंगा। नेताम जी, जब बताइएगा, भाजपा ग्रोइंग स्टेज पे है, ऐसा आकलन और आंकड़े कहते हैं कि भाजपा लगातार ऊपर जा रही है, कहां ब्रेक लगेगा? 2023 में कांग्रेस की बड़ी हार, 24 में बड़ी हार, उपचुनाव छत्तीसगढ़ में एकमात्र हुआ। उस उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने 137 किलोमीटर पदयात्रा निकाल दी, लेकिन 50,000 वोट से हार का सामना करना पड़ा। उन सारे हार को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस इस वक्त कहां खड़ी है? हालांकि जनता ने अपना फैसला दे दिया है। नेताम जी, देखिए, अभी हमारे आदरणीय पत्रकार साथी तिवारी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिए। ये बात सही है कि विधानसभा में हम लोग हार गए, उसके बाद लोकसभा भी हार गए, और ये दोनों अगर हारने का एक कारण है कि उन्होंने बड़ी बड़ी जो घोषणा पत्र में वादा किए, जैसे आप देख लीजिए, उन्होंने कहा था कि हम छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में हमारी सरकार अगर आती है तो हम महिलाओं को और हमारे हर परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम लोग देंगे। देख लीजिए, आज तक नहीं मिला। महतारी वंदना योजना 1,000 रुपए हम लोग देंगे, कई महिला आज भी वंचित है। और जिस प्रकार से मोदी जी ने कहा था कि ये एक साल में 2 करोड़ लोगों को हमने रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपए हम देंगे, तो ये बात को प्रदेश की जनता पूरा समझ गई है कि केवल और एक घोषणा है, किसानों को जो लाभ देना था वो नहीं मिल पाया। तो इसका असर नगरीय निकाय में जो चुनाव है, चाहे वो निगम में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे नगर पंचायत, ये खासकर इसका प्रभाव पड़ेगा 15 तारीख को। आप देखेंगे, मैं नगर निगम की बात करूं तो वहां भी हम लोग कम से कम कांटे की टक्कर में रहेंगे। हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, पर नगर पालिका में हम थोड़े अच्छे स्थिति में भी रह सकते हैं। नगर पंचायत की हम बात करें, वहां देख लीजिए, आप आएगा 15 तारीख को जब रिजल्ट सामने, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अंतर से हम लोग आगे रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के जो वादे हैं उसको पूरा जनता समझ चुकी है। जिस प्रकार से पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण को जिस प्रकार से मैं ये कहूंगा कि कटौती नहीं शून्य किया गया, इसका भी प्रभाव आप देखेंगे कि नगर निकाय चुनाव में भी रहेगा और पंचायत चुनाव जो चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत, उसमें भी आपको देखने को मिला है। एक ओबीसी वर्ग बड़े जनादेश के साथ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा हुआ था हमारे बस्तर संभाग में, पूर्णतः बस्तर संभाग था। तो मुझे लग रहा है आने वाला समय में इसका गुस्सा जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ओबीसी का देखने को मिलेगा। ये आने वाला समय में जब दिनों दिन अपन त्रिस्तरीय पंचायत में भी लोग देख रहे हैं कि कब मौका मिल जाए कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से लोगों को ठगने का, धोखा देने का काम करती है। ये अभी
धोखे में मत रहे भारतीय जनता पार्टी। कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा और सरकार सत्ता है वो झूठ बोल के हमारी जिस प्रकार से उन्होंने, हम लोग भी जब सरकार में थे तो चुनाव भी। जी मैं जवाब ले लेता हूँ। सुंदरानी जी मौजूद हैं, आपके साथ विधायक भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। नहीं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे भाई हैं छोटे। नहीं, आपके अच्छे मित्र हैं, आपके भाई हैं, तमाम चीजें सुंदरानी जी, उन सारे चीजों का सम्मान करते हुए जब जवाब दीजिएगा। संतराम जी एक बात पे बड़ा फोकस कर रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा इससे, और नगरीय क्षेत्र के अलावा नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में नेताम जी बड़ा फोकस कर रहे हैं कि वहां पे बड़ी जीत होगी कांग्रेस की। जरा समीक्षा कीजिए, जवाब दीजिए सुंदरानी जी। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, मैं आदरणीय संतराम जी को सुन रहा था, वो ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं। पहले 25% ओबीसी आरक्षण मिलता था, अब 25 से लेकर 50% तक आरक्षण हमने दिया है। और रायपुर की नगर निगम की बात करूं तो ओबीसी के 5 पार्षदों के ज्यादा बढ़े, सामान्य के 5 कम हुए। अगर इसी प्रकार से कहीं इक्का दुक्का जगह ऐसी हो सकती है कि ओबीसी की कोई सीटें कम हुई हो, लेकिन हम पूरे प्रदेश पे निगाह डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार ओबीसी को ज्यादा परसेंटेज मिला है। कहीं 25 है, कहीं 30 है, कहीं 35 है, कहीं तक 50 भी है, तो 50% का लाभ भी मिला। कहीं आदिवासी समाज के लोग हैं तो वहाँ 50% मिलना संभव नहीं था, 25% मिलना संभव नहीं था, क्योंकि वो आरक्षित सीट थी। एससी के लिए आरक्षित सीटें, एसटी के लिए आरक्षित सीटें, वहाँ पे जरूर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ होगा, लेकिन ओवरऑल हम पूरे प्रदेश पे निगाह डालेंगे तो ओबीसी आरक्षण पिछली बार के मुकाबले बढ़ा है। ठीक है, लेकिन जो नगर पंचायत और नगर पालिका में कह रहे हैं नेताम जी, फोकस कर रहे हैं कि वहां बड़ी जीत मिलेगी कांग्रेस की। आप शहरी क्षेत्र में मतदाताओं को लुभा लेंगे, लेकिन उन क्षेत्रों में असर नहीं हो पाएगा, दावा कर रहे हैं नेताम जी। जवाब दीजिए। नेताम जी का दावा करना वाजिब बनता है, वो एक पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, पूर्व विधायक हैं। वो अपनी पार्टी की हार तब तक नहीं मानेंगे जब तक ईवीएम नहीं खुलेगा। जिस समय ईवीएम खुलेगा तब के बहाना और कुछ खोज के रखना पड़ेगा। हो सकता है ईवीएम पे आरोप लगाएं या किसी और पे आरोप, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस हार रही है। ठीक है नेताम जी, संक्षेप में जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। क्या ईवीएम पे हार का ठीकरा फोड़ेंगे? सुंदरानी जी पूछ रहे हैं आपसे, आपके अच्छे मित्र हैं, छोटे भाई आपको कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए। क्या यही तैयारी है कांग्रेस की? पे हमारे बहुत ही आदरणीय है हमारे सुंदरानी साहब, पर एक चीज कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है, मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा देश की जनता कह रही है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ब्लैक पेपर पे चुनाव क्यों नहीं करा रही। लोग सुप्रीम कोर्ट के वकील इसकी मांग कर चुके हैं, लोकतंत्र में हमारे सारे जनता कह रही है, पार्टी के कई तमाम दल और भी अन्य दल के लोग कह रहे हैं कि ईवीएम के अलावा आप ब्लैक पेपर पे आप चुनाव करा दीजिए। पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी करती है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे जगह उन्होंने सेट करके रखा होगा, पर मुझे पूरा ये विश्वास है कि कहीं ना कहीं ये ईवीएम मशीन पे गड़बड़ी करते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग केवल और केवल हम साफ सुथरा है। पर मुझे लग रहा है कि जनता की आवाज, जो लोग जो चाह रहे हैं, शिक्षित वर्ग के लोग चाहते हैं कि ये ब्लैक पेपर में करवाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सब कराना नहीं चाहती। आप देख लीजिए, नगरीय निकाय चुनाव में कभी मशीन से नहीं होता था, ईवीएम मशीन के माध्यम से अब करा रही है। मुझे लग रहा है इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी एक सोच है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी का इनका जो दुर्भावना है, इनकी जो सोच है, ये कहीं ना कहीं इसका भी असर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में दिखेगा। पर मैं ये कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर एक वो है तो आप करा लीजिए। लोकतंत्र में तो सब लोग मांग रहे हैं, जैसे विद्वान लोग, वकील लोगों ने। ठीक है नेताम जी, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। सुंदरानी जी जरा सर मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, आप शायद नहीं सुन पाए होंगे, कि आ गए आप घूम फिर के ईवीएम के ऊपर। मैं इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं जरा उपाध्याय जी का रुख कर लेता हूँ। उपाध्याय जी, ठीक है, आपने बड़े छोटे लेकिन ठोस दावे आपने किए
कि साहब अब नंबर में हम हाइपोथेटिकल नहीं जाएंगे कि सारी जगह झाड़ू चल जाएगा, क्लीन स्वीप हो जाएगा। आपने छोटे छोटे पॉइंट पे बड़ा अच्छा आपने ध्यान आकर्षित किया कि 53 नंबर वार्ड, 36 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड बोदरी में आपने बड़ी अच्छी बातें कही। लेकिन जरा ये भी समझाइएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता जहां पे दो दलीय सरकार की व्यवस्था राज्य गठन के साथ है, वहां पे जनता क्यों आप पे भरोसा करे तब जब 8 तारीख को दिल्ली का परिणाम देश की जनता के सामने रहा। उपाध्याय जी, आपका सवाल बहुत उम्दा है और मतलब मुझे अच्छा लगा कि आपने इस ओर बात निकाली। देखिए, राजनीति में जीत और हार दो पहलू हैं, एक ही पहलू आपके हाथ लगेगा। अगर छत्तीसगढ़ में 15 साल राज करने के बाद भाजपा हार जाती है तो इसका क्या मतलब है? तो ये आना और जाना लगा रहेगा। अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की कि हम छत्तीसगढ़ में दो दलीय व्यवस्था के बीच आपको क्यों लोग जगह दें। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि छत्तीसगढ़ के नेता, चाहे वो भाजपा के हों चाहे वो कांग्रेस को हों, मुद्दों पे आधारित ना तो राजनीति करते हैं और ना बात करते हैं, ना बात करना चाहते हैं। हम नगरीय निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं, आदरणीय सुंदरानी जी बैठे हैं, आदरणीय नेताम जी बैठे हैं। आप बता दो कि इन्होंने एक मुद्दा पे बात किया हो। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, रायपुर की तस्वीर से आप पूरे छत्तीसगढ़ की तस्वीर को देख सकते हैं। रायपुर के अंदर जयस्तंभ चौक पे जल भराव होता है। समता कॉलोनी छत्तीसगढ़ का सबसे पॉश कॉलोनी, सबसे पुरानी कॉलोनी, 1 किलोमीटर लंबा जल भराव होता है। भाठा गांव चले जाओ, जल भराव होता है। तेली बांधा जो आपके शहर का एंट्री पॉइंट बन रहा है, वहां थाने के सामने लंबा जल भराव होता है। 24 बसंत देख चुका छत्तीसगढ़, 25वें बसंत में प्रवेश कर गया। ये जल भराव से बाहर नहीं निकाल पाए छत्तीसगढ़ को। मच्छरों का बोलबाला है, डेंगू का बोलबाला है, नाली की साफ सफाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने छत पे चले जाओ और चप्पल पहन के ना जाओ, आपका पैर काला ना हो जाए तो बोलना क्या इन लोगों ने ये दिया है छत्तीसगढ़ को? इस पे कोई नेता बात करके बताए? कभी बात नहीं करेंगे। ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे, ये ईवीएम के नाम पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल तक राज की भाजपा और 15 साल तक राज की महापौर के नाम पे कांग्रेस ने क्या दिया रायपुर को बताना चाहेंगे? अगर आप रायपुर को कुछ नहीं दिए, इसका मतलब आप छत्तीसगढ़ को कुछ नहीं दिए, सिर्फ बेवकूफ बनाते रहो। हाँ, हम में कुछ कमियां रह गई कि हम अपनी बात को छत्तीसगढ़ की जनता तक जिस तरीके से पहुंचाना था, सिंबल बनना था, नहीं बन पाए, इसलिए शायद हमको मौका नहीं मिला। लेकिन भविष्य में हम पुरजोर आवाज उठाएंगे और जो हमारे पार्षद जीत के आएंगे, हम ऐसा मॉडल बनाएंगे कि उसकी तस्वीर हम पूरे छत्तीसगढ़ में दिखाएंगे और इनको जवाब देना पड़ेगा साहब। देखिए, हम मेरे शो का नाम भी वही है कि जवाब तो देना होगा। सूरज जी ने बड़े अच्छे बात कही, इन्होंने अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया है कि साहब 24 बसंत हो गया छत्तीसगढ़ को, 25वें में प्रवेश हो गया और आज भी जल भराव। एंट्री पॉइंट तेली बांधा का जिक्र कर रहे थे उपाध्याय जी कि तेली बांधा चौक पे 1 किलोमीटर का जल भराव होता है। अभी साहब, थाने के भीतर जल जमा होता है, दस्तावेज पानी में बह जाता है। जयस्तंभ चौक जो शहर की छाती है, शहर का सबसे हृदय स्थल है, वहां पे जल जमाव होता है। मच्छर, डेंगू, धूल, कचरा, तमाम तरह की समस्या। सुंदरानी जी जवाब दीजिए। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि 15 साल तक यहाँ पे कांग्रेस का महापौर रहा, नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस को जितना विकास की ओर ध्यान देना चाहिए था, वो विकास की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मैं निश्चित रूप से उपाध्याय जी की इस बात से सहमत हूँ कि कुछ जगह पे जल भराव होता है, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की राजधानी को अगर सुंदर बनाने का काम अगर किसी ने किया, आज बड़े से एक्सप्रेसवे दिखते हैं, कैनाल लिंकिंग रोड दिखता है, मरीन ड्राइव जैसे ऑक्सीजोन जैसे गार्डन दिखते हैं, तालाब को सौंदर्यीकरण दिखता है। आप रायपुर शहर के तालाबों को घूम के तो देखिए कितना बदलाव आया है। बूढ़ा तालाब का फवारा बंद हो गया। ठीक है, सूरज जी एक बार सुंदरानी जी कंप्लीट करें। बूढ़ा तालाब का फवारा बंद हुआ, निश्चित रूप से ये तो हमने आरोप पत्र में लगाया कि 5 करोड़ रुपए का फवारा एक दिन नहीं चला। इसकी जिम्मेदार सुंदरानी जी आप कंप्लीट करें। इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी की नगर निगम रही है और निश्चित रूप से हम लोगों ने इस शहर को सुंदर नया रायपुर बनाने का काम किया। आज इतना सुंदर रायपुर नया रायपुर बना है कि आज
बाहर से लोग देखने आते हैं। हम दिखाने की स्थिति में होते हैं, मरीन ड्राइव को दिखाने, तेलीबांधा तालाब के सौंदर्यीकरण को दिखाने की, और भी बहुत सारे तालाबों का सौंदर्यीकरण हुआ। मैं अगर गिनाना चालू करूंगा तो लंबी लिस्ट है, लेकिन और विकास की आवश्यकता है, और विकास की आवश्यकता है। इसीलिए तो हमने जनता से वोट मांगा है, और इसी आधार पर मांगा है कि जो भी कमियां हैं इस शहर की राजधानी में, निश्चित रूप से हम इसको ठीक करेंगे। स्काई वॉक के बारे में आदरणीय उपाध्याय जी शायद सवाल करना चाहते हैं। स्काई वॉक बनने तो दीजिए, 5 साल कांग्रेस ने बनाया नहीं। आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उस कमेटी के अध्यक्ष थे जिसमें ये तय होना था स्काई वॉक तोड़ा जाए कि रखा जाए, लेकिन आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि स्काई वॉक बनना चाहिए तो बनाया नहीं। ये कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए स्काई वॉक की बात करते हैं। और मुझे तो ताज्जुब होता है, आदरणीय प्रमोद दुबे जी महापौर थे रायपुर के, मैं उस वक्त विधायक था जब स्काई वॉक का प्रस्ताव आया। आदरणीय राजेश मुड़ा जी लोक निर्माण मंत्री थे, उनके घर पे पूरा प्रोजेक्ट दिखाया गया जिसमें प्रमोद दुबे जी ने स्वयं उस पर सहमति दी थी। मैं ये बात को आदरणीय प्रमोद दुबे जी के साथ एक बहस में, एक चैनल में ये बात को कहा, उन्होंने कहा नहीं मैंने विरोध किया। मैंने कहा अगर आपने 2014 से लेकर 2019 तक एक बार भी विरोध किया हो, मुझे आप बता दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन संभव नहीं, उन्होंने सपोर्ट किया था और पूरी तरह से वो स्काई वॉक के पक्ष में थे। बाद में उन्होंने ठीक है जनता को गुमराह करने के लिए, लेकिन आपने एक ना सुंदरानी जी आपने एक अजीब तर्क दिया है, मैं रामताब जी से उस पर विश्लेषण चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। मतलब एक्सप्रेसवे बना तो भाजपा अपनी छाती चौड़ी कर ले, तेलीबांधा तालाब बढ़िया दिख रहा है तो आप अपना सीना चौड़ा कर लीजिए, ऑक्सीजन, नालंदा परिसर, तमाम चीज़ों पे आप क्रेडिट ले लीजिए, और जल जमाव होगा तो कांग्रेस की परिषद जाने, धूल मच्छर हो तो कांग्रेस की परिषद जाने, कचरा जाम हो तो कांग्रेस की परिषद जाने, पेयजल ना मिले कांग्रेस की परिषद जाने, पीने के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया मिले कांग्रेस की परिषद जाने, घर घर तक पानी पहुंचाए, 36 पानी टंकी बन गया तो आप अपना सीना चौड़ा कर। ऐसे कैसे काम चलेगा सुंदरानी जी? पानी के मामले में तो मैं कहूंगा केंद्र सरकार ने जल मिशन के अभियान के तहत रायपुर नगर निगम को भारी भरकम पैसा दिया घर घर नल कनेक्शन के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं कर पाए, तो इसके लिए हम जिम्मेदार थोड़ी है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार तो पैसा देने का काम करती है, एजेंसी तो काम करने वाली। नगर स्मार्ट सिटी के नाम से जितना पैसा दिया गया, जितना बेदर्दी से उस पैसे का दुरुपयोग महापौर एजाज ढेबर जी ने किया, वापस हो गया पैसा। ठीक है, मैं मैं रामताब जी का रुख करता। रामताब जी जब समझाइएगा दर्शकों को कि ऐसा विभेद कैसे चलेगा। शहर में जो अच्छे काम हुए उसका क्रेडिट बीजेपी को, जो खराब काम हुए या जिस पे सवाल उठ रहे उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, समझाइए थोड़ा। जिस है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर राजनीतिज्ञ जो है हर अवसर खोना नहीं चाहते जिसमें उनको फायदा मिले, उनकी कमीज साफ सुथरी दिखे और दूसरे की गंदा करो, ये पॉलिसी तो राजनीति का है ही है। इसीलिए ही शहर का विकास जिस तरीके से होना चाहिए। देखिए पहले छत्तीसगढ़ इसलिए बना कि पैसा नहीं था, अभी छत्तीसगढ़ बन गया तो सबसे बड़ी बीमारी हो गई पैसा है तो उसका दुरुपयोग, उसका भ्रष्टाचार, उसे दिशाहीनता के साथ विकास। शहर का एक मास्टर प्लान बनता है, शहर का एक जैसा अच्छे लोगों के बीच तैयार करके शहर को, आज शहर तेजी से बस रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, गांव कमजोर हो रहे हैं, गांव में सुविधाएं नहीं है, सुविधा के लिए आदमी शहर आ रहा है, तो अब शहर एक बड़ा विजन लेके चलना पड़ेगा। वो विजन नहीं है, कैसे भी तरीके से सत्ता में आना है, कैसे भी दूसरे की कमीज को गंदा बताना है, ये पॉलिसी से लंबी राजनीति नहीं चल सकती, शहर का विकास नहीं हो पाएगा। शहर में यातायात समस्या एक बड़ी समस्या बन गई है, शहर में पेयजल एक समस्या बन गई है, शहर में शिक्षा की एक बेहतर व्यवस्था बने, हमारे बच्चे रह रहे हैं, आखिर बाहर जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर देखिए आप, ज्यादातर आदमी, बीमार आदमी यहाँ लूट रहा है रायपुर में और बाहर में जाके कम पैसे में इलाज पा रहा है। इसके लिए जो राजनीति से ऊपर उठकर इन चीजों को सोचें, विचारें, तो राजनीति में जो लोकतंत्र का जो महत्व है, लोकतंत्र में जो अधिकार मिले हैं उसका सदुपयोग और नेताओं का ही कद बढ़ेगा उससे।
इस तरह के बयानों से आप बच सकते हैं कुछ समय के लिए। बिल्कुल सर, कुछ समय के लिए जिम्मेदारी तो लेनी होगी। जिम्मेदारी तो लेनी बिल्कुल होगी। सर। जिम्मेदारी लेते हुए अगर काम करेंगे तो खुद को भी अच्छा लगेगा और जनता को भी अच्छा लगेगा। और नेताओं की जो छवि बन रही है इससे कि स्वार्थी बन रहे हैं और अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट ज्यादा महत्वपूर्ण है, मुद्दे कुछ भी बोलते निकल जाओ, कैसे भी वोट ले लो, ये जो प्रवृत्ति है वो खत्म होनी चाहिए, तभी शहर सही दिशा में बढ़ेगा। ठीक है संतराम जी, जिन समस्याओं का जिक्र राजधानी रायपुर में हो रहा है, यातायात की समस्या, पेयजल की समस्या, आप जिस शहर में मौजूद है कांकेर में, वो भी अछूता नहीं है साहब। कांकेर का मुख्य सड़क, मुख्य मार्ग, गली नुमा सकरा अभी थोड़ी सी तोड़फोड़ करके आपने चौड़ीकरण किया है, लेकिन ऊपर नीचे अगर ना हो तालाब के पास में तो स्थिति तो और गंभीर हो जाएगी। पुराना बस स्टैंड आपका नदी की इस पार, पुल के इस पार, एक बस अगर वहां से बाहर निकल जाए तो फिर सड़क जाम हो जाता, सामने सिटी कोतवाली है। समस्याएं तो वही है संतराम जी, समाधान क्या है? देखिए मिश्रा जी, आज तक भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका में नहीं रही। कांकेर के इतिहास में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ की जनता ने आज तक मौका नहीं मिल पाया। और आज देखिए आप जहाँ बात कर रहे हैं, राजापारा डूबता था, पर राजापारा में इतना वाल बन गया है कि आज वो बस्ती सुरक्षित हो गया। सबसे पहले बस स्टैंड, आप पूरा नगर पालिका के बारे में आप सब जान रहे हैं, आज तक बस स्टैंड में एक मंच नहीं था। आज इतना बड़ा डोम की 10,000 लोग उस डोम में बैठ के आराम से कार्यक्रम करा सकते हैं। आप ऊपर नीचे रोड की बात कर रहे हैं मिश्रा जी, सबसे ज्यादा अगर सुंदर सड़क अगर आज बना है चौड़ीकरण तो कांकेर का सड़क बना है। अब बाईपास को देख लीजिए, उसको आप थोड़ा 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। कांकेर शहर जो इतना अच्छा स्थिति में आज के डेट में है, और गली मोहल्ला में आप जाके देखेंगे कि सड़क, सीसी सड़क, पानी, नाली, इतनी अच्छी व्यवस्था हमारे नगर पालिका में हमारे कांग्रेस के सरोज ठाकुर जी काम कर रही हैं। और अगर कांकेर की अगर सुंदरता की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बेहतरीन सुंदरता कांकेर को मिल रहा है। और इस बार भी मैं यहीं बैठा हूं, यहाँ चुनाव संचालन को देख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आज भी भारतीय जनता पार्टी को दरकिनार कर रही है यहाँ के मतदाता, और कांग्रेस फिर से यहाँ पर आ रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और 2 मिनट में कांकेर से हटकर अगर जाऊं, जिस प्रकार से 1 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, आप से पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि एक भी ऐसी योजना बता दीजिए कि छत्तीसगढ़ में कोई लॉन्च हो चुका है। एक भी योजना मैं सुंदरानी जी से पूछना चाहूंगा कि एक भी योजना, आप केवल महतारी वंदना में उलझे हुए हैं, आप किसानों को 31 रुपए देना वो नहीं दे पा रहे हैं। आखिर आपकी सरकार क्या कर रही है, डबल इंजन की सरकार? अब कहीं ना कहीं ये नतीजा नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में इसका असर पड़ेगा। आप इंतजार कर लीजिए 15 तारीख को। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से विकास नहीं दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, केवल भारतीय जनता पार्टी अपने आप में उलझ गया है, पैसा नहीं दे पा रहा है, कोई विभाग में पैसा नहीं है, इसका असर नगर पालिका। ले लेता हूँ नेताम जी। जी जी, अब जितने नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायत है, वो बना तो दिए गए हैं, वो सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। वहाँ की आर्थिक हालत खराब है, बेहद खराब। कोई सिर्फ वेतन देने का और सफाई व्यवस्था सुधार ले, यही काम कर रहे हैं, दूसरा काम ही नहीं हो रहा है। तो क्या उस शहर के विकास कैसे कर पाएंगे? आप लोकतंत्र में चुनाव करा दे रहे हैं, मगर उन संस्थाओं को मजबूत करने के लिए, उनको प्लानिंग देने के लिए उस दिशा में जब तक नहीं सोचेंगे, ये चुनाव, ये बातें निरर्थक रहेगी। ठीक है सुंदरानी जी, आप जवाब दीजिएगा। आपके छोटे भाई हैं, आप बड़े भाई हैं, जब भाई भाई आपस में समझिए ना कि राज्य का विकास कैसे होगा। नेताम जी कह रहे कि डबल इंजन की सरकार कहाँ है साहब, बताइए जरा, एक योजना बता दीजिए जिसका क्रियान्वयन अंतिम व्यक्ति तक सुचारू रूप से हुआ हो। आप ही के भाई सवाल उठा रहे, जरा जवाब दीजिए। जरा दोनों को स्क्रीन पे रखिएगा, नेताम जी को और सुंदरानी जी को। मेरे भाई ने सवाल उठाए किसानों को 3100 रुपये समर्थन मूल्य देने का। क्या हम 3100 रुपये नहीं दे रहे हैं? क्या कांग्रेस सरकार टाइप हम 4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं? क्या हमने पैसा पूरा देने का काम पहले साल भी किया, इस साल भी हम करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से शीघ्र ही पूरा का पूरा पैसा किसानों के खाते में जमा होगा। हम महतारी वंदन योजना का पैसा पूरे 12 महीने की 12 किस्तें
माताओं बहनों के खाते में जमा हुई। तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को प्रति मानक बोरा 5500 रुपए से भुगतान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप बस्तर से आते हैं नेताम जी, कहीं न कहीं आप इससे जानकार भी हैं। आप सवाल खड़ा करें, आपका काम है, आप विपक्ष में रहकर सवाल खड़ा कर सकते हैं। जनता की जेब में पैसा आवे, ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही है क्या? जो पैसा जनता की जेब में आता है वो बाजार में वापस आता है। कहीं न कहीं व्यापार बढ़ता है, कहीं न कहीं किसानों की दशा सुधारने के काम हमने किया। पूरे देश में पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जहां धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए मिल रहा है। तो निश्चित रूप से हमने जो बड़े वादे किए थे वो तो सारे क्रियान्वयन किए। सड़कों पे काम दिख रहा है। 7000 करोड़ रुपए के काम नगरीय निकाय के माननीय मंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने जारी किए, जो काम या तो स्वीकृत हो गए या काम चालू हो गया है। तो 7000 करोड़ रुपए का एक साल में अगर विकास के काम नगरीय निकाय के माध्यम से हो रहे हैं तो जो सवाल ये उठता है कि नगरीय निकाय की आर्थिक स्थिति खराब तो क्यों थी सरकार? क्यों? भूपेश बघेल की सरकार थी 5 साल तक, उन्होंने नगरीय निकाय को निगलेक्ट कर दिया। हमने जहां गांव का विकास किया वहीं शहरों का भी विकास करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का कभी भी शहरों के विकास में रुचि नहीं रही और वो पैसा कहां जाता था, कैसे आता था, कि बजट का पैसा कहां खर्च होता था। यही सरकार है आज 3100 रुपए से धान का समर्थन मूल्य दे रही। भूपेश बघेल की सरकार 2600 रुपए तक देती थी। हम मातारी वंदन योजना का 700 करोड़ रुपया प्रति माह 12 महीने हमने दिया। 84,000 करोड़ रुपए हम दे चुके हैं। ऐसे अगर हम आंकलन करेंगे तो 50,000 करोड़ रुपए का बजट तो हमने 13 महीने के अंदर जनता की जेब में पैसा डालने का काम किया। 52,000 केवल किसानों को, 82,000 टोटल, 82,000 करोड़। निश्चित रूप से 52,000 करोड़ केवल किसानों को। जी, आपके आंकड़े सरकार मैं तो अतिरिक्त राशि को गिन रहा हूँ। जो समर्थन मूल्य उससे अतिरिक्त जो राशि दी गई मैंने उसकी बात की। और जो सरकार पे अतिरिक्त बोझ था एक प्रकार का, ये हमारी सरकार ने इसको दिया, ईमानदारी से दिया और आगे भी देंगे। हम 5 साल के लिए सरकार हमको चुना है जनता ने, 5 साल तक हम किसानों को 3100 रुपए का समर्थन मूल्य देंगे, मातारी वंदन का पैसा देंगे। मैं उस सवाल के साथ आपके पास लौटूंगा जिस सवाल का जिक्र रामवतार जी ने किया कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ कैसे बनाएंगे निकायों को। केवल निकाय बना देने से काम नहीं चलेगा। इस सवाल के साथ लौटूंगा। मैं उपाध्याय जी का रुख कर लेता हूं। उपाध्याय जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपने रेज किए। साहब, सवाल यह है कि आपने दावा किया कि हम एक मॉडल ऐसा स्थापित करेंगे जो पूरे देश में संदेश देगा, प्रदेश में संदेश देगा या अमुक निकाय में संदेश देगा। फंड कहां से लाएंगे? वादे तो बड़े हो गए, घोषणाएं बड़े हो गए, आर्थिक स्थिति कैसे सुदृढ़ होगी, कैसे काम करेंगे? तब जब ना तो निकाय में आपकी सरकार होगी, ना राज्य में आपकी सरकार होगी, ना देश में आपकी सरकार होगी और ना दिल्ली से मदद मिलेगा। बताइए सर। काम करने के लिए ना फंड से कहीं ज्यादा जरूरत इच्छा शक्ति की होती है, जो इच्छा शक्ति छत्तीसगढ़ के नेताओं में कभी देखने को नहीं मिली। मैं पुनः आपके इस लोकप्रिय चैनल में बैठ के इस मुद्दे को नगरीय निकाय की तरफ खींच के लाना चाहता हूं। ये चुनाव धान का पैसा देने का चुनाव नहीं है। नगरीय निकाय का चुनाव मतलब नगर की मूलभूत सुविधाओं पे आधारित चुनाव। अगर छत्तीसगढ़ की जनता, अगर रायपुर की जनता, आप एक चीज गौर किए हैं, सबसे गर्म शहर का नाम है रायपुर। क्यों? आप बाजू महासमुंद चले जाओ, टेम्परेचर का अंतर देख लो। आप बिलासपुर चले जाओ, टेम्परेचर का अंतर देख लो। आप दुर्ग चले जाओ, टेम्परेचर का अंतर देख लो। इसके पीछे सबसे बड़ी यहाँ की फैक्ट्रियां और उसका निकलने वाला धुआं। आज 24 साल बाद भी दोनों ही सरकारों ने उस धुएं से निजात नहीं दिलाया, उस टेम्परेचर से निजात नहीं दिलाया। हम बात ट्रैफिक की करें, एक बार भी दोनों पार्टियों ने ट्रैफिक की बात की। ट्रैफिक सेंस पैदा करना पड़ेगा। आप कई राज्यों में चले जाओ, गोवा चले जाओ, छोटी छोटी सकरी सकरी रोड होती हैं, आदमी दूसरे को क्रॉस नहीं करता। यहां तो पूरी रोड को जाम कर देते हैं। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताना चाहूंगा। आप राजेंद्र नगर फ्लाईओवर चले जाओ, एक ट्रक वहां से घुस गई तो घंटों जाम लगते हैं। आप कुशालपुर चौक के फ्लाईओवर चले जाओ, एक ट्रक घुस गई तो घंटों जाम लगते हैं। लेकिन यहाँ के नेताओं को, और मजेदार बात, आप टाटीबंद चौक पे चले जाओ, भूल भुलैया में खो जाओगे। यहाँ के नेताओं को इतनी सुध नहीं थी कि देश का सबसे घटिया फ्लाईओवर अगर कहीं है तो वो टाटीबंद में है। आप सिर्फ
बुजुर्ग हो भिलाई आ जा सकते हैं, लेकिन आप अगर बिलासपुर जाना है, आपको अगर अब वहां जाना, भनपुरी जाना है, आपको फ्लाईओवर पर चढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप समझिए बात को। इन लोग सवाल ऐड कर लेता हूं, फिर आप बिल्कुल जवाब दीजिएगा। आपने अच्छी बात कही कि साहब काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, पैसा तो हो जाएगा। दिल्ली में साहब ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ था, कितने दिन चल पाया बताइएगा जरा। आपको रायपुर की सड़कें, तमाम चीजें दिख रही, दिखना चाहिए। शहर के जिम्मेदार नागरिक हैं, आप भी हैं, मैं भी हूं। लेकिन जिस पार्टी के मूल को जनता ने नकार दिया, ऑड इवन फॉर्मूले को, उस पार्टी का एक प्रदेश का महासचिव बैठ के कैसे दावा कर सकता है कि हम ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस डेवलप कर देंगे? बताइए जरा। देखिए, दावा अलग चीज है, प्रयास अलग चीज है। प्रयास तो दिल्ली में भी हुआ है ना साहब। मैं वहीं पे आ रहा हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं, दिल्ली में प्रयास किया गया, फेल है सर, फेल है या पास? आप रायपुर का एक चीज बता दो कि ट्रैफिक सेंस के नाम पे छत्तीसगढ़ की भाजपा और कांग्रेस एक बार कोई प्रयास की हो। ये सिर्फ और सिर्फ न कहां पे कमीशन मिलेगा उस पे ध्यान रहता है। जिस एक्सप्रेसवे की बात कर रहे थे उस पे गाड़ी पलट गई और उस सारे पुल को खुलवा के भूपेश बघेल जी द्वारा दोबारा बनवाया गया। मैं एक चीज का साधुवाद देना चाहूंगा भाजपा को, उस एक्सप्रेसवे की प्लानिंग को और केनाल रोड का, कि रायपुर की शहर की जनता को अगर वाकई में स्टेशन से एयरपोर्ट जाना 10 मिनट लगता है, लेकिन शहर के अंदर रहने वाली जनता को इस ट्रैफिक से निजात कब मिलेगी? झलबराव से निजात कब मिलेगा? मच्छर से। आपके एक्सप्रेसवे बनाने से जो यहाँ गरीब जनता को मच्छर काटती है और उसका बच्चू डेंगू से, मलेरिया से परेशान होता है, आपके रोड से वो ठीक हो जाएगा? मेकाहारा में आपकी मशीनें बंद पड़ी हैं। कहां है डबल इंजन की सरकार? कहां है ट्रिपल इंजन की सरकार? MRI बंद पड़े रहता है इनके यहाँ, एक्सरे मशीन खराब रहती है, दवाई नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं मिलता है। और आपको बताना चाहूंगा साहब, इसी रायपुर शहर के मेकाहारा में 74 पोस्ट खाली है डॉक्टरों की। ये इनका विकास का मॉडल है। आप समझ सकते हो कि अंबिकापुर में क्या स्थिति होगी, जगदलपुर में क्या स्थिति होगी, रायगढ़ में क्या स्थिति होगी, राजनांदगांव में क्या स्थिति। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का करते हैं। और अगर डिबेट करते हैं तो मुद्दे पे बात करें और नगरीय निकाय के मुद्दे पे बात करें। आदरणीय तिवारी जी ने बोला, आपने पंचायतें तो बना दी, नगर पालिका तो बना दिया, और 3 अभी और बच गए हैं। अभी 33 पे हो ना, 36 जिला भी बना दोगे, विकास कैसे करोगे? ऐसी रायपुर शहर के अंदर गांवों को नगर निगम में जोड़ा गया, कच्ची रोड है राजधानी के अंदर, मेरे साथ चले मैं दिखाता हूं। ये इनके विकास का मॉडल है, इस पे बात नहीं करेंगे और दोनों नहीं करेंगे। ठीक है सूरज जी, लगता है कि आपकी पार्टी ने सही टैलेंट का यूज सही जगह नहीं किया। दिल्ली में थोड़े से ओजस्वी भाषण देते तो कुछ परिणाम शायद पलट सकता। ठीक है, मैं सुंदरानी जी से जवाब ले लेता। सुंदरानी जी, करिए शहर की बात। आप मेकाहारा आपके दिल के बेहद करीब है। आपने हजारों हजार उन गरीब जनता का मदद आपने किया है जो इलाज के नाम पे दर दर भटकते थे। बता दीजिए कब व्यवस्था दुरुस्त होगी? इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार आप दावा कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आप साबित कर रहे हैं। बताइए जरा, फिर मैं नेताम जी का रुख करूंगा। डॉक्टर अजय जी, मेकाहारा में और सुधार की आवश्यकता है। मेकाहारा गरीबों के दिल में बसने वाला एक अस्पताल है। गरीबों के इलाज के लिए आज सबसे अच्छा अस्पताल कोई है तो मैं मेकाहारा को मानता हूं, और मैं ये मानता हूं कि मेकाहारा अच्छा अस्पताल बने। शासन को कुछ मद में खर्च कम करके भी मेकाहारा को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसे सरकारी अस्पतालों को बढ़ावा देना चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, इस दिशा में हमारी सरकार ध्यान दे रही है। 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने काम किया। निश्चित रूप से आधुनिक मशीनें वहां पे दी गई और डॉक्टरों की कमी है वो भी पूरी होनी चाहिए और होगी। इंतजार करिए। अब चुनाव से मुक्त हुए हम लोग, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद नगरीय निकाय, भी पंचायत के चुनाव भी हफ्ते भर में हम मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हम 3.25 साल काम करेंगे। जहां जहां कमियां हैं उसको सुधारने का काम करेंगे। ठीक है नेताम जी, जरा जवाब दीजिएगा कि बीजेपी ने समय मांग लिया साहब कि पंचायत चुनाव हो जाने दीजिए, प्रदेश में ऐसा काम होगा कि आप लोगों को तो सवाल उठाने का मौका भी नहीं मिलेगा। नेताम जी, कांग्रेस को आने नहीं देंगे और दोबारा कांग्रेस कभी आने नहीं देंगे, सुंदरानी जी दावा कर रहे हैं। नेताम जी जवाब दीजिए। 1 साल 3 महीना हो गया है मिश्रा जी। 1 साल 3 महीने में एक भी योजना बता दीजिए। मैंने पहले भी सवाल किया। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने हमारे छत्तीसगढ़ में राज किया। दीजिए कि आपने कोई नया भूमि पूजन या कोई बड़ा प्रोजेक्ट इस छत्तीसगढ़ राज्य में लाया हो तो, या रायपुर की राजधानी को दिया हो तो। बाड़ी लाए आपका समय मिल रहा था, मैंने आपको नहीं टोका। आदरणीय मेरे बड़े भैया हो आप,
मैं आपको टोकूंगा भी नहीं, पर मुझे 2 शब्द आपको ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 15 साल में आपने छत्तीसगढ़ में राज किया, आपने 5 साल किया, 5 साल में 2 साल कोरोना में कोई घर से निकला नहीं, 3 साल में हम लोगों ने जो करके दिखाया वो छत्तीसगढ़ में आज तक 15 साल में आप लोगों ने नहीं दिखाया। उसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि 15 साल में आप जो नहीं किए, किसानों को जो 80% हमारे यहाँ खेती करते हैं धान का, हमने सबसे पहले किसानों को मजबूत करने का काम किया कि उनके धान का कीमत हम 2500 रुपए देने का पहले वादा किए, अब 4 किस्तों में हमने दिया। आपके समय में 11 क्विंटल खरीदी होती थी, उसको हमने सीधा 20 क्विंटल हम लोगों ने खरीदा। इससे स्पष्ट किसान मजबूत हुए, कई आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, कहीं ने शादी किया, बोर कराया, इस प्रकार से किसानों को मजबूत किए। आदिवासियों को आपने जिस बस्तर में आपकी मांग रही है कि हम पेशा कानून का नियम तो था, लागू था एक्ट, लेकिन नियम लागू नहीं था, पर हम लोगों ने आदिवासियों को बड़ा अधिकार, उनके पेशा एक्ट में जो वो था उसको हमने नियम चालू करवा दिया। वन अधिकार पट्टा हम हर आदिवासियों को, चाहे वो जंगल का पट्टा हमने दिया, जंगल जमीन का अधिकार उनको बस्तर में आप देख लीजिए। आपने आदिवासियों को से साथ जो धोखा किया, जिस प्रकार से आदिवासियों को जो ठगने का काम किया, 1996 में पेशा एक्ट लागू था, लेकिन उसमें नियम आप नहीं बनाया था, तो इस प्रकार से आदिवासियों को बस्तर में आपने ठगने का काम किया। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बस्तर के युवा पूरे दूसरे प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र घोड़गाड़ी में काम करने गए। यहां तक हमारे केसकाल विधानसभा के कई हमारे जो युवा साथी आज वहां से लौट नहीं आए, कई की मौत हो गए, कई जेल के सलाखों के पीछे में। आखिर आप बस्तर को किस ओर ले जाना चाहते हैं? बस्तर के युवाओं को किस प्रकार से आपने रोजगार दिया, वो सबके सामने है। आदरणीय, मैं ये कहना चाहता हूं कि नगर पालिका, नगर निगम सब बना दे रहे हैं, लेकिन तिवारी जी ने बहुत अच्छी बात कहा कि आप उसको पैसा देंगे, उसको सक्षम बनाएंगे, तब जाके कहाँ शहर का विकास होगा, नगर पंचायत का विकास होगा, नगर पालिका का विकास होगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अब वो 4 साल चुनाव जब हो जाएगा उसके बाद फिर बड़े बड़े वादा करेंगे, अब कब विकास करेंगे, आप फिर आपके पास पैसा नहीं है। कुल मिला के हमने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, आप जैसे बड़े तो आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि पैसा, जिस बात का जिक्र लगातार है। नेताम जी, मैं जवाब ले लेता सुंदरानी जी से, फिर मैं लौटूंगा आपके। सुंदरानी जी, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, फिर मैं रामवतार जी का रुख करूंगा। बार बार ये बातें निकल के आ रही है कि नगरीय निकाय जो एक एजेंसी के तौर पर काम करती है, स्वशायित बॉडी होती है, उसे सुदृढ़ कैसे करेंगे, आर्थिक रूप से मजबूत कैसे करेंगे, बताइए जरा। देखिए, निश्चित रूप से अगर इच्छा शक्ति हो तो सारे काम हो सकते हैं। इसी नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल थी, मैं स्वयं भी विधायक रहा। मुझे याद है कि एक एक नगर निगम में जो विकास के कामों के लिए पैसा दिया जाता था, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 7,000 करोड़ रुपए हमने दिया, जिनके पास तनख्वाह बांटने को पैसा नहीं था। यहाँ तक कि पार्षदों को जो विकास की निधि मिलती है वो देने के लिए पैसा नहीं था, तनख्वाह देने को पैसा नहीं था। हमने 200 करोड़ रुपए रायपुर नगर निगम को अतिरिक्त देकर ये सारे काम कराने का काम किया। और निश्चित रूप से सोर्स जितने हैं नगर निगम के, उनको मजबूती से काम करना होगा, प्रॉपर्टी टैक्स को वसूलना होगा। आज भी मैं ये मानता हूँ कि रायपुर शहर में 50% भी संपत्ति कर देने वाले लोग नहीं है। अगर हम ये प्रयास करें, इसको 100% न करें, 70, 75, 80% तक ले जाएं, तो निश्चित रूप से आय बढ़ेगी। ठीक है सुंदर जी, मैं लौटूंगा। रामवतार जी का रुख। रामवतार जी, पूरे डिबेट में 2-3 शब्द जो है बार बार रिपीट हो रहे, इच्छा शक्ति। सूरज उपाध्याय जी भी कह रहे थे कि साहब काम करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, पैसा तो हो जाएगा। सुंदरानी जी भी कह रहे हैं कि साहब सुदृढ़ करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। नेताम जी भी कह रहे हैं कि इच्छा शक्ति होना चाहिए, पैसा अपने आप आ जाएगा। ये कहां से आएगा इच्छा शक्ति, और किसने रोका इच्छा शक्ति को जागृत करने के लिए? 15 साल आप नगर निगम में थे, उससे पहले बीजेपी नगर निगम में थी, 15 साल राज्य में बीजेपी ने सरकार चलाया, 16 साल हो गया, 8 साल कांग्रेस ने राज्य में सरकार चलाया। इच्छा शक्ति कौन सी तिजोरी में बंद है जिसे निकाल के बाहर करना होगा? ये राजनीतिक बातें हैं, असली बातों से भटकने के लिए इच्छा शक्ति। देखिए, आज भी केंद्रीय शहरी मंत्री कौन है? तो कंसाहू। बिल्कुल सर, केंद्र से पैसा लाए, राज्य में उप मुख्यमंत्री को शहरी मंत्री बनाया गया है, वो पैसा लाए और बना देना, मजबूत कर दें। अभी अवसर है,
स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार की योजना है, तो लाएं और करें। मैं 2-3 बातें बोल रहा हूँ। देखिए, जो चुनाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बहस आपने रखा, मगर चुनाव हो किस में रहे हैं? इन विकास के मुद्दों पे हो रहे हैं कि भावनाओं पे आधारित हो रहे हैं? चुनाव तो कैसे जीतना है? शराब बांटकर, पैसा बांटकर, भावनाओं पे बात करके, तिकड़मबाजी करके चुनाव जीतना है। विकास के मुद्दे पर कोई भी पार्टी अगर जाती है, बोलती है, करना चाहती है, तो वो जनता भी, इसमें जनता की बड़ी कमजोरी है। देखो, आज लाखों रुपया पार्षद बांटने के लिए आदमी खर्च कर रहा है, करोड़ों रुपया बांट रहा है, तो वो वसूलने में लग जाता है कि कौन सी योजना में भ्रष्टाचार किया जाए। पहले तो मैं चुनावी खर्च निकाल लूं, उसके बाद जाऊं, और वही जनता पैसा ले रही है। और बेचारा दुर्भाग्य की बात है, ये नेता बेचारे बोल नहीं पाते। ये कैसे बोलते हैं आम जनता के खिलाफ? तो जनता को भी जागरूक और समझदार होना पड़ेगा। जिस जनता की बात बैठकर हम तीनों कर रहे हैं, पत्रकार के रूप में हम दोनों, नेता के रूप में तीनों पार्टियां, बड़ी पार्टियां, परंतु इनकी मजबूरी है। ये बात नहीं बोल सकते कि जनता भ्रष्ट है। रैली में आज लगभग आने वाले लोग लाखों रुपए में बिके हैं, 500 रुपया, 700 रुपये एक दिन का रोजी में बिके हैं पूरे लोग। वो कौन है? अब जब आदमी इतना खर्च कर रहा है दिखावे के लिए, पैसा बांट रहे हैं। मैं सुना हूं कि अभी कुंभ ले जाने वाले हैं एक पार्षद, तो अब इतना खर्चा कोई ले जा कर रहा है, तो वो विकास पे ध्यान नहीं देगा, अपने खर्चा ध्यान। मैं सुंदरानी जी से इसका जवाब लूंगा, क्योंकि सुंदरानी जी, आप पार्षद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, आप तमाम जिम्मेदार पदों पे रहे हुए हैं। चुनावी खर्च और क्षेत्र का विकास समझा दीजिए जरा। तो आप चुनावी खर्च वसूलेंगे या क्षेत्र का विकास करेंगे? हमारा लक्ष्य तो विकास करने का है। हम तो संगठन आधारित पार्टी है, हम कार्यकर्ताओं पे आधारित पार्टी है, व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है कि एक व्यक्ति अपनी चला ले। जिस प्रकार एजाज ढेबर ने 5 साल नगर निगम को चलाया, पार्टी का कोई नियंत्रण नहीं था, पार्षदों का कोई नियंत्रण नहीं था, ऊपर के इशारे पे। ये बयान जो है, यही तरह का बयान नेताम जी का भी आएगा, यही बयान उपाध्याय का। ये पार्टी गाइडलाइन है, जनता के सामने बोल नहीं सकते। एक बार कंप्लीट कर। ये मजबूरी को जनता समझे, जागरूक हो, तब उसको विकास मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है सुंदरानी जी, आप 10 सेकंड में संक्षेप में समाप्त कीजिएगा इस बात के साथ। अब इस आंकड़े के साथ, जहां से मैंने डिबेट की शुरुआत की कि साहब 15 तारीख ज्यादा दिन है नहीं, 15 तारीख को क्या होगा, जब भविष्यवाणी कर दीजिए। आपके वाणी में तो ऐसे ही मां सरस्वती विराजती है। सुंदरानी जी, देखिए, एक तरफा चुनाव है साहब, कहीं से भी कोई संभावनाएं कांग्रेस के लिए नहीं है। आज संतराम जी को ये बात मेरी अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जब 15 तारीख को हम इसी चैनल में बहस करने के लिए बैठेंगे, तो मेरी भविष्यवाणी 100% सत्य निकलेगी। ठीक है नेताम जी, आपको भले अच्छा ना लगे आपके अपने बड़े भाई की बातें, लेकिन आप भी कुछ दावे कर दीजिए। 15 तारीख ज्यादा दिन है नहीं, आप और हम बैठेंगे उस दिन कहीं व्यवस्था देख के, लेकिन जब दावे कर दीजिए कि जनता ने आप पे क्यों भरोसा जताया है। नेताम जी देखिए, मेरा बड़े भाई मुगलते में ना रहे, 15 तारीख आप आके देख लीजिएगा, उस दिन हम सब बैठेंगे। ये कांटे की मुकाबला रहेगा। कहीं ना कहीं हम निगम में अलग मैं बात करता हूँ, लेकिन पालिका चुनाव में और नगर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी से हम काफी आगे रहेंगे। मैं उसका एक बड़ा उदाहरण आपको पहले भी बताया कि जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण जो गांव-गांव में जो अभी चल रहा है, हमारे यहाँ जो जन आंदोलन कर रहे हैं, वो लोग विरोध कर रहे हैं। ठीक है नेताम जी, मुझे समाप्त करना होगा। मैं एक बार सूरज उपाध्याय जी का रुख करता हूँ। उपाध्याय जी, 10 सेकंड में, क्या दिल्ली के तर्ज पे आपके दावे रहेंगे या छत्तीसगढ़ में कमाल कर जाएंगे? 10 सेकंड में। मैंने तो छोटा सा वादा किया है, मैं फिर से बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की जनता से भाजपा और इनको कितना मतलब है। जिस राज्य में पिछले 1 साल से शिक्षा मंत्री का पद खाली है, जिस राज्य में 69,871 पद रिक्त है शिक्षकों के, जिसको बाद में बृजमोहन जान ने 56,523 बताया, आज तक शिक्षक की भर्ती नहीं निकली। इस राज्य में 4,000 प्रिंसिपल के पोस्ट खाली है। उपाध्याय जी, मुझे ठीक है, मुझे समाप्त करना होगा। कुल मिला के ये कि 15 तारीख तक ये दावे और वादे जो है वो चलते रहेंगे। राजनीतिक दल अपने अपनी पुरजोर कोशिश करेंगे कि उनके पक्ष में परिणाम आए, लेकिन जनता जनार्दन है साहब, जनता ने अपना मत दे दिया, ईवीएम के तौर पे कैद हो गया। 15 तारीख जब पिटारा खुलेगा,
तब पता चलेगा कि किसके बातों में दम है, किसे जनता अपना सेवक चुनती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सूरज जी आपका शुक्रिया, अमिताभ जी आपका शुक्रिया, नेताम जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।